Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हे एवरीवन, मैं हूं सौम्या और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो डिस्कशंस है हिंदू सक्सेशंस एक्ट, इक्वल राइट्स ऑफ डॉटर पार्सल्स प्रॉपर्टी। इक्वल राइट्स यानी कि इक्वालिटी। सुनने में शब्द बहुत कितना अच्छा लगता है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी कुछ लोग डिस्क्रिमिनेटरी हैं पार्टिकुलर जेंडर को लेके। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास की और 11 अगस्त 2020 को, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा डॉटर्स का उतना ही राइट्स है जितना कि सन्स का। फिर चाहे फादर्स के डेथ 2005 के अमेंडमेंट एक्ट के पहले हो गई हो। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो के अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदू सक्सेशंस एक्ट के बारे में जानते हैं। सक्सेशन मीन्स होता क्या है। सक्सेशंस का अर्थ है प्रॉपर्टी का वारिस कौन बनेगा। ये एक्ट कहता है प्रॉपर्टी जो होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेकंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ये पैतृक प्रॉपर्टी जो आप अपने दादा परदादा से पाते हैं, जिन पर सिर्फ और सिर्फ कोपार्सन्स का ही राइट्स होता है बाय बर्थ। एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होती है जो वैसी प्रॉपर्टी जो आप अपने बलबूते पे बनाते हैं और उसे खुद मैनेज करते हैं बाय विल। तो ये होती हैं दो तरह की प्रॉपर्टी। इसकी अब हम फैमिली के लिए टू टर्म्स यूज़ करेंगे, फर्स्ट मेंबर और जो सेकंड है वो है मेरा कोपार्सर्स। इस फैमिली में जो लोग होंगे, चाहे वो सन की वाइफ हो चाहे वो डॉटर का हस्बैंड हो, ये सारे लोग फैमिली के तो मेंबर्स होंगे। क्या ये सारे लोग कोपार्सन्स होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोपार्सन्स वो लोग होंगे जिसका पैतृक संपत्ति पे राइट होगा, वो अपना राइट क्लेम कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं कोपार्सर्स। 2005 के अमेंडमेंट से पहले हिंदू सक्सेशंस एक्ट 1956 ये कहता है कोपार्सर्स राइट या कोपार्सर्स वही लोग होगा जो सेम एंसेस्ट्रल्स के लीनियर डिसेंडेंट होंगे। चलिए एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ पे ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है। मान लीजिए A1 वो इंसान है जिसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इनकी वाइफ है ये, एंड इन दोनों के बच्चे हैं, इनके सन S2 और इनकी डॉटर, ये सन की वाइफ और ये उनके ग्रैंडसन और ये ग्रैंड डॉटर, ये ग्रेट ग्रैंडसन एंड ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो इस प्रॉपर्टी के कोपार्सर्स कौन कौन होंगे ये हम लोग जान लेते हैं। जो A1, S2, S3 और S4 हैं, यानी कि जिनका जो प्रॉपर्टी है वो सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन। अगर इनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट जनरेशन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है सेम ब्लड लाइन, यानी कि जो सेम ब्लड लाइन है
वो लोग ही कोपार्सस होंगे। अगर डॉटर की वाइफ है या विडो है, वो कोपार्सस राइट्स के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। और यही थी हिंदू सक्सेशंस एक्ट की प्रॉब्लम। तो ये जिसके पास वो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, फिर आगे इसका कोपार्सस कौन होगा? उसके सन होंगे, ग्रैंडसन होंगे और ग्रेट ग्रैंडसन होंगे, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो इस रूल्स को हम कहते हैं सर्वाइवलशिप रूल, और ये रूल दिया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और इस सेक्शंस का मेन क्रिटिसिज्म था सिर्फ मेल ही कोपार्सन्स हो सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी इंसान अपनी विल बनाता है कि मेरी प्रॉपर्टी ऐसे डिवाइड होगी, यानी कि कुछ परसेंट्स मेरी डॉटर को जाएगा, कुछ परसेंट्स मेरी वाइफ को जाएगा, यानी कि वाइफ को जाएगा, कुछ परसेंट्स मेरे सन को जाएगा, और बाकी का जो हिस्सा है वो किसी को भी चला जाए, यानी कि XYZ किसी को भी चला जाए। ठीक है, तो उस विल के हिसाब से ही प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता है। पर कोई भी इंसान विल सिर्फ अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए ही बना सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता है वो विल के हिसाब से नहीं होता है, वो होता है लॉ, यानी कि हिंदू सक्सेशंस एक्ट के तहत। इसलिए 2005 के इस रूल में सर्वाइवरशिप के रूल को कैंसिल कर दिया और लेके आया टेस्टामेंट्री सक्सेशंस एंड इंस्ट्रूमेंट सक्सेशंस। ये टेस्टामेंट्री सक्सेशंस क्या होता है? एक विल बनाना और उस विल के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को बांट देना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मेरी ये प्रॉपर्टी है तो हम इसका कुछ हिस्सा अपनी विडो को, कुछ सन को, कुछ डॉटर को, या रैंडम किसी को भी दे सकते हैं। किसी को भी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अगर विल के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम्स तो आती है इन स्टेट सक्सेशंस में आती हैं। इन स्टेट सक्सेशंस में मतलब अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है बिना विल बनाए तो उसके लिए काम आते हैं ये इन स्टेट सक्सेशंस के रूल। तो 2005 के अमेंडमेंट ने ये 4 क्लासेस में डिवाइड करा, जिसमें अलग अलग लोग आते हैं। विडो, सन, डॉटर। तो पहला राइट जाएगा विडो को, सन को और डॉटर को, तीनों को इक्वल राइट्स मिलेगी। तो ये थी 2005 की अमेंडमेंट, जिसने सर्वाइवलशिप रूल को एब्रोगेट कर दिया और ट्रांसमेंट्री सक्सेशंस और इन स्टेट सक्सेशंस रूल को रिड्यूस कर दिया। But after the new amendment, वुमेन को भी कोपार्सन्स कंसीडर किया गया और उनको भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बराबर मान यानी कि राइट दिया जितना कि सन्स को मिलना चाहिए। पर ये तो अमेंडमेंट जो थी वो सॉल्यूशन के लिए आई थी। देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई। इस अमेंडमेंट की इनएक्टमेंट डेट थी 9 सितंबर 2005, जहां से ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि इस डेट को फादर का अलाइव रहना ज़रूरी है
और ये प्रॉब्लम आई इन दोनों केस की कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स की वजह से। 2016 का प्रकाश वर्सेस फूलावती के केस में 2 जज की बेंच जस्टिस अनिल धावे एंड जस्टिस A.K. गोयल ने ये हेल्ड किया कि एक फादर की डेथ हो गई है 2005 के अमेंडमेंट से पहले, तो डॉटर का कोई राइट नहीं होगा या नहीं मिलेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। वहीं पर इसकी अपोजिट जजमेंट देते हुए 2018 आफ्टर 2 ईयर 2018 में धर्मा वर्सेस अमर के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज की बेंच जस्टिस A.K. शिकरी एंड जस्टिस अशोक भूषण ने ये हेल्ड किया कि भले ही फादर की डेथ हो गई हो 2001 में, मीन्स इन एक्ट डेट से पहले ही डेथ हो गई हो, फिर भी बेटे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट्स मिलेगा। तो दोनों ही जजमेंट्स एक दूसरे को कॉन्ट्रैडिक्ट कर रही थी। इसी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए इस केस की रिसेंट जज ने 2020 में विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा कि इस केस में 3 जजों की बैठक बुलाई गई, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नजीर एंड जस्टिस M.R. शाह ने हेल्ड किया कि डॉटर का उतना ही कोपाशंस राइट है जितना कि सन्स का, चाहे फादर अलाइव हो 2005 की एक्ट से पहले या ना हो। जब भी कोर्ट एक जजमेंट पास करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न देती है, जिसे हम रीज़न डेटर कहते हैं। तो इस जजमेंट में ये रीज़न दिया कि डॉटर का तो कोपाशंस राइट बाय बर्थ ही होता है, तो फादर्स का अलाइव होना या ना होना वो ज़रूरी नहीं है। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। की हाइलाइट्स ऑफ द न्यू जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2005 अमेंडमेंट एक्ट के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है पीछे से, मीन्स बैक डेट से लॉ को अप्लाई किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉ आज पास किया जाए तो उसकी प्रीविजन्स बैक डेट से, मतलब पास्ट ईयर से लागू किए जाएंगे, चाहे डॉटर्स अलाइव हो या नहीं हो। अगर डॉटर्स अलाइव नहीं है तो इन केस में डॉटर्स के बच्चे अपने मदर्स का राइट क्लेम कर सकते हैं अपने नाना से। कोर्ट ने कहा डॉटर्स का राइट हमेशा से बाय बर्थ फादर की प्रॉपर्टी पे, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे होता है, फिर चाहे फादर्स की डेथ 2005 के अमेंडमेंट एक्ट से पहले हो गई होगी। जस्टिस अरुण मिश्रा ने अनाउंस करते हुए कहा कि एक डॉटर हमेशा से ही लविंग डॉटर होती हैं थ्रू आउट ऑफ लाइफ। ओवरऑल इस जजमेंट ने ये कहा कि वुमेन्स के पास भी को पार्सली राइट होंगे बाय बर्थ, जहां पे उसका इक्वल शेयर होगा हिंदूज अनडिवाइडेड फैमिली में, जैसे कि सन्स का होता है। ये थी सुप्रीम कोर्ट के न्यू जजमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? ऑप्शंस डी 9 सितंबर 2005 को। 9 सितंबर 2005 को हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक पुरुष हिंदू मानने वाले की संपत्ति के प्रावधानों के अनुसार विकसित होगी। ऑप्शन सी धारा 6 के तहत। धारा 6 के तहत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक पुरुष हिंदू मानने वाले की संपत्ति के प्रावधान के अनुसार विकसित होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट। एक हिंदू पिता और बेटे की बेटी के बेटे को छोड़कर मर जाता है तो वो है द्वितीय श्रेणी का वारिस। चूंकि फर्स्ट श्रेणी में कौन कौन आते हैं? वाइफ आ रहा है, सन, डॉटर और फिर सन के सन आएंगे, यानी कि ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन। तो फर्स्ट जो श्रेणी है उसमें तो ये लोग आते हैं। तो बेटी के बेटे वो किस में जाएंगे? द्वितीय श्रेणी में।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 किस तारीख को लागू हुआ था? ऑप्शंस बी 1 जून को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऑप्शंस ए केवल जम्मू कश्मीर के हिंदू, बाकी हर जगह पे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक हिंदू महिला डब्ल्यू मर जाती है तो उसके पति एच, एक बेटे एस, 2 अविवाहित बेटी D1 एंड D2 से बच जाती है। डब्ल्यू की संपत्ति को कैसे विभाजित किया जाएगा? तो 4 बराबर भागों में ही विभाजित किया जाएगा। ऑप्शंस ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अयोग्यता का आधार बन सकता है? ऑप्शंस सी दूसरे धर्म में रूपांतरण। यदि कोई दूसरे धर्म में रूपांतरण कर लेता है तो वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अयोग्यता का आधार बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू पुरुष की मृत्यु दर के उत्तराधिकारी सामान्य नियम हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा में निहित है। तो ऑप्शंस बी। लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विधवा डब्ल्यू ने कुछ संपत्तियों को विधवा संपत्ति के रूप में रखा। उसने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की शुरुआत से पहले एक्स को संपत्ति बेच दी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो ऑप्शंस बी एक्स को पूर्व स्वामित्व नहीं मिलेगा। डब्ल्यू के अधिनियम धारा 14 के आधार पर पूर्ण स्वामित्व मिलेगा। आई होप डॉटर्स राइट इन फादर्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। That's it for now. See you in next video. Bye bye everyone.